संचालक महोदय से पहले तो मैं अनुरोध कर लूँ कि वो मेरे नाम के आगे उन्होंने कहीं डॉक्टर लिख रखा है, उसको काट दें। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मुझे पीएचडी करे। ये अलग बात है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं जिन्होंने मुझ पर पीएचडी कर ली, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया। मैं तो सबसे पहले मैं सार्वजनिक तौर पर इस विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय का शोध निदेशक बन के यहाँ आया, जोशी जी सारे घटनाक्रम के गवाह हैं, मैंने शुरू में मना कर दिया था और मेरे मन में एक संकोच था। संकोच ये था कि जिस जूरी ने महानिदेशक के पद पर श्री अच्युतानंद मिश्र जी का चयन किया था, मैं उसका सदस्य था और संभवतः सबसे वोकल सदस्य था। तो मुझे ये लगा कि लोग इसमें ये कहेंगे कि इन्होंने मिश्र जी का चयन किया है, तो मिश्र जी ने इनको एक अवसर देके हिसाब बराबर कर दिया। दूसरा संकोच मेरे मन में ये था, जो मैंने ओपी दुबे साहब उस समय ईडी हुआ करते थे, उनसे कहा कि आप जानते हो कि मिश्र जी संपादक रहे हैं जीवन भर और मैं भी संपादक रहा हूँ। हम लोगों में एक विकार आ जाता है ईगो का, तो ये कभी टकराव हो सकता है। दूसरे संकट ये है कि एक काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, ये वो और हम दो लोग मिलकर ये काम नहीं कर पाएंगे, या तो वो करें या हम करें। तो जोशी जी और इन लोगों के तीनों की बैठक होती थी रोज चाय पीने में शाम को। तो उसमें तय हुआ कि उनको बता दिया जाए कि वो इस मामले में वही कुलपति होंगे, वही महानिदेशक होंगे। पहली मीटिंग हुई तो हमने फिर कहा कि ये संस्थान में जो फाइनेंस ऑफिसर होते हैं ये बहुत नेगेटिव होते हैं, कि जब तक चक्कर नहीं कटवाया तब तक इन्हें मज़ा नहीं आता। तो कहा क्या हो, मैंने कहा नहीं, हम जिन लोगों से काम करवाएंगे बहुत विशिष्ट लोग होते हैं, तो उनके मामले में यदि हमारी तत्परता का कोई प्रावधान हो जाए तो इस बात पे उन्होंने कहा कि नहीं, सवेरे आप लिख के दोगे, शाम को ड्राफ्ट बन के आ जाएगा। और उसका बड़ा लाभ हुआ था, इस विश्वविद्यालय की छवि बनी थी, क्योंकि वो बड़े लोग थे, बड़े पत्रकार थे, बड़े साहित्यकार थे, लेकिन वो बिना कहे जब अपनी बैठकों में आपस की मित्रमंडली में चर्चा करते थे कि भाई विश्वविद्यालय का व्यवहार ही देखना और सम्मान का, तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय देखें तो अपने आप एक प्रसिद्धि मिलती थी। लेकिन ये तो ही बाहर की बात है। भीतर की बात यह है कि मेरा दृष्टिकोण भी यहाँ ज्वाइन करते समय बड़ा एकांगी था। जब देश भर के अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग कार्यशैलियों के 500 से ज़्यादा लोगों के साथ काम किया, तो खुद मेरा, जैसे कहते ना, दायरा सोच का, समझ का, काम करने का बहुत विस्तृत हुआ था। और वो मेरी अपनी कमाई है, वो तो उसी को नहीं बांट सकता। उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ महान राष्ट्रीय विभूति दादा माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति को, जिनकी स्मृति को में यह संस्थान बना है और आज सारे देश में इसका अपना एक अनन्य स्थान है। बहुत जगह पत्रकारिता पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, लेकिन जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में होता है वो और कहीं नहीं हो पा रहा है। और इसके प्रमाण सैकड़ों जगह, सैकड़ों संस्थानों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा रहे इसके यहाँ के पूर्व छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ दो लोगों की उपस्थिति बहुत प्रेरक है, और वो प्रेरक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विद्यार्थियों के लिए वो एक सबक और सीख भी है। यहाँ मंच पर आसीन है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जब फर्श में बैठ के चिट्ठियाँ बनाई जाती थी और बंडल में पत्रे चिपकाए जाते थे, उस समय के हैं ये। लेकिन ये माधवराव सप्रे, राष्ट्र जो हमारा शोध संस्थान है, उसके विद्यार्थी भी हैं ये। माधवराव सप्रे पर इन्होंने जो पीएचडी की है, उसका शोध केंद्र माधवराव सप्रे संग्रहालय हुआ करता था। 2 खंडों में फिर वो किताब भी आई है और बहुत चर्चित किताब है वो माधवराव सप्रे पर। समग्रता में माधवराव सप्रे को जानना हो तो जोशी जी की उस किताब को जानें। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति, इनके जो व्यक्तित्व और कृतित्व से सीखा जा सकता है कि जब इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्य करने का अवसर मिला। अवसर बहुत लोगों को मिलते हैं, कई लोग निजी तौर पर गदगद होकर उसका स्वयं के लिए लाभ उठाते हैं।
सत्यनारायण जोशी उन लोगों में से हैं जिन्होंने पहली प्राथमिकता इस बात को दी कि उन्हें चुना गया है इस चयन को वो वाजिब और उपयुक्तता उसकी सिद्ध करें। वो इनके कार्य व्यवहार से हुई। जब संसद का नया भवन बना तो उसके सांस्कृतिक सज्जा का काम डॉक्टर सत्यनारायण जोशी को सौंपा गया, और जब वो काम सौंपा गया तो राष्ट्रपति ने खुद बुला के कहा कि जरा राष्ट्रपति भवन में, एक जनजातीय संस्कृति है भारत की, बहुत विशिष्ट संस्कृति है, बड़ा व्यापक और बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक यहाँ आना चाहिए प्रतिनिधि स्वरूप। तो वो काम भी फिर इन्हीं को सौंपा गया। तो अपने होने को सिद्ध करना चयनकर्ताओं के विश्वास को तो बढ़ाता है, लेकिन ये भी बढ़ाता है कि उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है श्री विजय मनोहर तिवारी। जब इनकी पत्रकारिता परवान चढ़ रही थी और जब इस शिखर पर चमके, उस सारी यात्रा के हम साक्षी रहे हैं। और बहुत कम लोगों से मैं प्रभावित होता हूँ, लेकिन तिवारी जी के प्रति मेरा आकर्षण इनके काम की, इनकी भाषा का जो प्रवाह है, फिर इनकी एक संकल्पना है, एक संकल्प शक्ति है, और इनमें भी वही एक भाव है कि यदि हमें किसी काम के लिए चुना गया है तो हमें उसके लायक अपने आप को सिद्ध करना है, जिससे कि चयनकर्ताओं को इस बात की आश्वस्ति हो कि उन्होंने सही चयन किया है। और दूसरी बात, जिस संस्था के लिए चुना गया है उस संस्थान को भी कुछ ना कुछ दे के जाना है, क्योंकि लोग तब वो होता है, आप जब काम करते हैं तब तो तरह तरह के कारणों से लोग आपको घेरे रहते हैं। जब आप उस संस्थान में नहीं रहते तब भी लोग आपको याद करें, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। और उस भूमिका में हम आज श्री विजय मनोहर तिवारी को पाते हैं। और इसीलिए विद्यार्थियों के लिए एक सबक के तौर पर ये केस स्टडी है कि कैसे लोग अपने आप को स्थापित करते हैं। इन्हें तो एक सजा के तौर पर जो रोमिंग करस्पॉन्डेंट बनाया गया था, ये 5 साल घूमे पूरे हिंदुस्तान में, कई चक्कर लगाए, और अपने समय की सर्वश्रेष्ठ किताब रिपोर्टाज की इन्होंने प्रस्तुत की, भारत की खोज में मेरे 5 साल। तो हमारे लिए आनंद का विषय है। दोनों हमारे बड़े आत्मीय हैं, अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए हैं, और सभी विद्यार्थियों को यह संकल्पना अपने मन में जगाना चाहिए कि हम भी पढ़ने और काम करने के दौरान अपने आप को इसी मुकाम पर खड़ा करेंगे कि लोग हमें इस तरह, जैसे आज मैं इनकी सराहना कर रहा हूँ, ऐसे लोग उस समय के लोग भी हमें सराहें। यही आपका पहला दायित्व है। मित्रों, मेरा विषय है पत्रकारिता, साहित्य एवं संस्कृति। इनमें कोई भेद नहीं है, इसमें विधा का भेद है। इसकी प्राण तत्व एक ही है, और वो प्राण तत्व होता है राष्ट्र और समाज। मूलतः हम देखते हैं कि जो जिज्ञासा है ये मानव स्वभाव है, ये मानव के मूल में है। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे घुटने के बल चलना शुरू करते हैं, और घर के लोगों को एक चिंता सताने लगती है कि कोई आग वाली चीज़, कोई धारदार चीज़, नुकीली चीज़ इनके हाथ ना लग जाए, उसे बचा के रखो। क्योंकि छोटे से ही उनके मन में एक बात होती है, छोटे से ही उनके मन में एक बात होती है, वो जाने ये क्या है, तो छू के देखना चाहते हैं, वो उसका एहसास करना चाहते हैं। तो ये जो जिज्ञासा है, ये व्यक्ति के जन्म के साथ ही प्रकृति की बड़ी भारी देन होती है। और ज्ञान पिपासा जो है वो इसी जिज्ञासा की वृत्ति का विकसित स्वरूप है। जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के आदि स्रोत हैं वेद, उसमें ऋग्वेद में एक सूक्ति है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। विद्यार्थियों को पता होगा ये, उनके हाथ में कई रूप में रोज़ के रोज़ गुजरती होगी, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य यही है। और इसका अर्थ ये होता है कि ज्ञान आए, चारों तरफ से आए, तो अपने दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल के रखिए, ज्ञान को आने दीजिए, जिस तरफ से भी आए, फिर उसमें आप मंथन करिए, मनन करिए, और उसमें से मोती चुनिए, वो मोती आपके जीवन भर काम आते हैं। तो ये जो भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, ये सब जो चीज़ें, जितने भी विषय होते हैं, ये ज्ञान के जितने भी स्रोत होते हैं, इनका जो आगार होता है, इनका जो ज्ञान मंदिर होता है, वो होता है पुस्तकालय। और जो लोग अपने जीवन में अध्ययनशीलता से या अध्ययनशीलता का गुण जागृत कर लेते हैं,
वे ग्रंथों और ग्रंथालय से नाता जोड़ लेते हैं। यह उनका स्वयं पर उपकार होता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते वो, ये अपने ऊपर उपकार करते हैं कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेंगे, उतना ही उनके एक प्रक्रिया होती है मनुष्य के अच्छा मनुष्य बनने की प्रक्रिया, इसमें ये सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। आप जानते हैं भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत, पहले तो हम अंग्रेजी अखबार से ही करें, जो भारत में पत्रकारिता की आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत है वो हुई हिकीज गजट से, द बंगाल गजटर कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। यहाँ अंक लगा है आपकी प्रदर्शनी में। इस प्रदर्शनी पर ही आप लोग यदि नोट बना के प्रस्तुत करेंगे तो आपका इतिहास का और पत्रकारिता की प्रवृत्तियों का और उसमें समयानुकूल परिवर्तनों का आप इतिहास समझ जाएंगे। तो उसमें शुरुआत तो की उन्होंने हिकी जेम्स अगस्टस हिकी ने, और उनको प्रताड़ना भी हुई। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जिन जेम्स अगस्टस हिकी ने की, उन्हीं को प्रताड़ना का पहला शिकार भी होना पड़ा और एक उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था, यहाँ से देश निकाला दे दिया था, जहाज पर लाद के उन्हें ब्रिटेन रवाना कर दिया गया था। हिंदी पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो 30 मई 1826 को हुई, और ये कहाँ हुई? कोलकाता में। कोलकाता भारत में पत्रकारिता की 5 भाषाओं की गंगोत्री है। वहाँ 1780 में अंग्रेजी की पत्रकारिता आरंभ हुई, 1818 में समाचार दर्पण और बांग्ला गजट, दोनों बांग्ला के थे, वहाँ से आरंभ हुए। 1822 में वहीं मार्च में उर्दू पत्रकारिता शुरू हुई जामे जहानुमा से, और 6 सप्ताह बाद ये लगने लगा कि उर्दू का ही बाजार नहीं है, तो इसमें फिर उन्होंने फारसी का साहित्य बढ़ा दिया। तो उर्दू और फारसी इन 2 भाषाओं की पत्रकारिता भी वहीं शुरू हुई कोलकाता में, और वहीं से 30 मई 1826 को, नहीं 30 मई 1826 को हमारे उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई। अब पुस्तकालय का और अध्ययनशीलता का क्या महत्व होता है, इसको समझने की भी एक बड़ा उदाहरण है ये। हमारे यहाँ 1931 के आरंभ तक यह माना जाता था कि भारत में हिंदी पत्रकारिता 1845 में काशी के बनारस अखबार से हुई। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ने निकलवाया था और रघुनाथ थत्ते जी से संपादक हुए थे। उसके पहले जो भी लिखा गया था, राय कृष्ण दास जी का जो हमारा एक छोटी सी किताब मिलती है पत्रकारिता के इतिहास की, उसमें भी यही दर्ज है, क्योंकि तभी तक था। लेकिन वहाँ एक ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय इस वो अध्येता थे कोलकाता में, बहुत पढ़ने वाले। तो राजा राधाकांत देव की जो निजी लाइब्रेरी थी उसको बैठ के पढ़ते थे। वहाँ उन्हें एक फाइल हाथ में लगी, और उस फाइल के पन्ने पलटने से उनको समझ में आया कि हिंदी का पहला अखबार तो ये है। वो अखबार था उदंत मार्तंड, जिसे युगल किशोर शुक्ल ने वहाँ से आरंभ किया। उसकी पूरी फाइल उन्हें मिल गई। तो फिर विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी का बड़ा मशहूर पत्रिका है, और उसका भी अपना एक अलग तरह का इतिहास है। उसमें उनके लेख 2-3 किस्तों में छपे, और मई 1931 के विशाल भारत में एक लेख छपता है हिंदी के आदिकालीन पत्रकारिता का इतिहास, और उसमें उन्होंने उदंत मार्तंड के प्रथम अंक के प्रकार चित्र छापा और कुछ विवरण भी उसमें से दिए। तो एक पुस्तकालय और एक अध्ययनशील व्यक्ति कैसे इतिहास बदल देता है, यह उससे हुआ क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 1845 से पहले 19 साल पहले जाके वहाँ उदंत मार्तंड से आरंभ होने लगा। अब हम लोग कहते हैं कि ये पत्रकारिता और साहित्य में लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि इनका क्या संबंध है। इसी उदंत मार्तंड में एक सूत्र मिलता है इसका, कि ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये हम पढ़ के सुनाते हैं, बहुत अच्छा वो है। ये उदंत मार्तंड शुरू हुआ था मई में, और ये जून के आखिर के अंक में एक निकला। एक यसी वकील वकालत का काम करते करते बुढ़ा होकर अपने दामाद को वह सौंप के आप सूचित हुआ। ये 200 साल पहले की भाषा है। दामाद कई दिन वह काम करके एक दिन आया, वो प्रसन्न होकर बोला, हे महाराज, आपने जो फलाने का पुराना वो संगीन मुकदमा हमें सौंपा था, सो आज फैसला हुआ। यह सुनकर
वकील पछता करके बोला कि तुमने सत्यानाश किया। उस मुकदमे से हमारे बाप बढ़े थे, जिस पीछे हमारे बाप मरती समय हमें हाथ उठा के दे गए, वो हमने भी उसको बना रखा, वो अब तक भली भांति अपना दिन काटा। वो वही मुकदमा तुमको सौंप करके समझा था तुम भी अपने बेटे पोते पलोते तो पलोगे, पर थोड़े ही दिनों में तो उसको खो बैठे। अदालत, ईश्वर ना करे किसी को अदालत का सामना पड़े, लेकिन किसी ने यदि न्यायालय के चक्कर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि दीवानी के मामले तो 100-200 साल पुराने भी लंबित पड़े हुए हैं अदालतों में। तो ये कितना बड़ा व्यंग्य है उस न्याय प्रणाली पर, उनके तौर तरीक़ों पर और वकीलों की दिमागी खुरापात पर फैसला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा खर्चा कहाँ से निकलेगा। ये एक व्यंग्य है। इस प्रकार लगता है कि हमें अपने कहने को प्रभावी बनाने के लिए, उसको धारदार बनाने के लिए, उसको प्रसंग के अनुकूल बनाने के लिए जिन बातों का हमें प्रयोग करना पड़ता है, वो चाहे मुहावरे हों, कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हों, इस तरह की व्यंग्य की टिप्पणियाँ हों, अच्छे बड़े चुटीले व्यंग्य वो लोग लिखा करते थे, ये इनका और पत्रकारिता का और साहित्य के इन प्रयोगों का हमेशा संबंध था। और अच्छी पत्रकारिता वही होगी जिनसे इनका संबंध बना रहेगा। हम लोग अक्सर, ख़ास तौर से हमारे जैसे जिनके बाल पक गए हैं और किसी काम के लायक नहीं बचे, लो आप लोग बुला लेते हो कि भाई इनसे भाषण सुन लो, तो आप लोगों को गुमराह करने के लिए नई पीढ़ी को सुनाते हैं। जैसा अभी हमारे संचालक महोदय ने उनका शेर सुनाया अकबर इलाहाबादी का, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। लेकिन मुझे लगता है अकबर इलाहाबादी या तो ज्योतिष जानते थे या किसी अच्छे दोस्ती से उनका वास्ता था, क्योंकि उसी कुछ दिन बाद एक और शेर लिख के गए हैं वो, और वो शेर ये है, बूट डासन ने बनाया मैंने एक मजमू लिखा। बूट डासन, जैसे आजकल चलते हैं ना तरह तरह के ब्रांड के जूते, उस समय इंग्लैंड का डासन का जूता बड़ा मशहूर हुआ करता था। तो बूट डासन ने बनाया मैंने एक मजमू लिखा, मेरा मजमू चल ना पाया उनका जूता चल गया। मित्रों, भारतीय वाङ्मय में जो हम संचार के सूत्र तलाशते हैं तो उसमें देवर्षि नारद और संजय, ये दो बड़े आदर्श की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं। देवर्षि नारद जी, जिनके बारे में कहा जाता है वो त्रैलोक में भ्रमण करते रहते थे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी और अवध्य माने उन पर कोई गुस्सा नहीं होता था, और वो सूचनाओं का यहाँ से वहाँ आदान प्रदान करते थे। कई लोग उसे गलत टिप्पणियाँ करके ऐसा करते जैसे वो कोई चुगलखोर थे, ऐसा नहीं था। उनकी सूचनाओं का संचार और संप्रेषण, उसका मूल तत्व था लोक मंगल। पत्रकारिता चाहे आज से 200 साल या 300 साल पहले की जा रही हो, आज की जा रही हो या 200,000 साल बाद भी की जाएगी, लेकिन उसका मूल तत्व लोक मंगल ही रहेगा। जहाँ लोक मंगल नहीं होगा वहाँ पत्रकारिता अमंगलकारी हो जाएगी। जो दूसरा उदाहरण है संजय का, ये धृतराष्ट्र के सचिव भी थे, उनके सारथी भी थे, और ऐसा कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत चल रहा था उसका आंखों देखा हाल नेत्रहीन धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठ के सुनाते थे। उनके पास कोई दूरबीन नहीं था, कोई दिव्य दृष्टि नहीं थी, एक संचार का कोई तंत्र उस आदमी ने विकसित किया होगा कि खबर उन तक पहुंच जाती थी और उनको सुनाते थे। लेकिन ये बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ ये है कि संजय जो आंखों देखा हाल सुनाते थे उसमें उनके अन्नदाता थे कौरव, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने कौरवों को नहीं बख्शा। उस समय जो पसंद किए जाते थे सबसे ज़्यादा वो पांडव थे, लेकिन उन्होंने पांडवों को भी नहीं बख्शा। और श्री कृष्ण, जिन्हें तब तक अवतारी पुरुष मान लिया गया था, उन श्री कृष्ण को भी उन्होंने नहीं बख्शा। तो दूसरा जो हमारा सिद्धांत हुआ, जो मूल हमारा मंत्र हुआ, वो हुआ जस का तस। ना उसमें मिर्च मसाला डालिए और ना उसमें कुछ घटाइए, जैसा का तैसा आप प्रस्तुत कर दीजिए। अब ये सुनने वालों को, देखने वालों पर, पढ़ने वालों पर छोड़ दीजिए कि उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इसमें तीसरी बात जो आज का सबसे बड़ा संकट है पत्रकारिता का, वो है फेक न्यूज़।
ये फेक न्यूज भी वही महाभारत से खाता है। भीष्म पितामह सरसैया पे लेट गए तो उनकी जगह पर आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया गया। आचार्य द्रोण पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु, शस्त्र विद्या के विशारद, तो उनके जो चेले होंगे उन पर तो भारी पड़ते नहीं थे, वही भारी पड़े गुरुदेव, और इतने भारी पड़े कि ये खतरा पैदा हो गया कि ये आज कुछ ना कुछ बड़ा भारी विनाश हो जाएगा। तो वहाँ एक लोगों के मन में एक खुरापात आई, एक चाल, हम कुचाल मानेंगे उसको, और वो श्री कृष्ण के दिमाग में उपजी होगी। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र को, जिन्हें कि धर्मराज माना जाता था, यद्यपि उनके कई काम बहुत धर्म के नहीं थे, और उनसे कहलवाया गया अश्वत्थामा हतो। इतना तो खूब जोर से चिल्ला के बोला अश्वत्थामा हतो, और फिर धीरे से ऐसा बोला कोई सुन ना ले, नरो वा कुंजरो वा, वो इंसान है कि हाथी है ये नहीं पता, तो ये धीरे से बोला तो अश्वत्थामा हतो ने काम कर दिया, और द्रोणाचार्य उनका मनोबल टूट गया। एक ही बेटा, जब वो ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। तो उनकी शिथिलता का लाभ उठा के दशरथ ने उनका वध कर दिया। तो फेक न्यूज़ जो आजकल चल रही हैं ये भी बहुत सारे लोगों का ऐसा ही विनाश करती हैं। हम लोग उसके प्रति सावधान नहीं हैं, खास तौर से सोशल मीडिया वाले, उन्हें सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महान योद्धा पत्रकार ने कहा था कि पत्रकार जो भी लिखें वो प्रमाण और परिणाम का ध्यान रखते हुए लिखें। आपके पास ये प्रमाण होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है, और आपके इतना समझ होना चाहिए आप में कि आप जो लिख रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसका भी आप आकलन कर सकें और फिर कलम चलाएं। मुझे लगता है ये कुछ पत्रकारिता की ऐसी कसौटियां हैं जिनके बगैर काम नहीं चल सकता है। ये जो पत्रकारिता और साहित्य के अंतर संबंध पर जो ज़्यादा चर्चा हुई कि संबंध रहें या ना रहें, दोनों की भाषा में अंतर है, दोनों के भाव में अंतर है, दोनों की भूमिका में अंतर है, तो ये हो या ना हो, इस पर लगातार बहस चल रही है। और ये बहस सुरेंद्र प्रताप सिंह जब रविवार के संपादक बने थे तो और तेज हुई। उन्होंने कहा नहीं, पत्रकारिता की भाषा वो नहीं हुई, साहित्य की भाषा है। पत्रकारिता का भाव भी वो नहीं हो सकता जो साहित्य का भाव है। मुख्य धारा की पत्रकारिता को तो दो टूक और सपाट बयानी करना चाहिए, एक मुद्दा चला। लेकिन हम देखें कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन का जो बड़ा लंबा दौर है वो भारतीय नवजागरण का दौर है। उस दौर में ऐसे बहुत सारे संपादक हुए हैं जो कि साहित्य में भी उतने ही प्रवीण, वो पत्रकारिता में भी उतने ही निष्णात, वो राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व भी करते थे, वो समाज सुधार के आंदोलन भी चलाते थे। तो इस तरह के बहुमुखी उनका व्यक्तित्व था और बहुआयामी उनका व्यक्तित्व था। और ऐसे अनेक महापुरुष हैं, आप देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, माधवराव सप्रे, माही प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बाबूराव विष्णु पराडकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रेमचंद आदि आदि आदि। इसमें एक नाम हमने लिया बनारसी दास चतुर्वेदी। कई पत्रों में रहे, ये बहुत बड़े विचारक, लेखक और संपादक। ये 1928 में विशाल भारत के संपादक बनाए गए और उस अखबार के संचालक और स्वामी थे वो थे रामानंद चट्टोपाध्याय। भारत के इतिहास में 10 सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट संपादकों का नाम लिखा जाएगा तो उनमें से रामानंद जी एक हैं। अब रामानंद जी सूरत में जो हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था उसके सभापति बनाए गए। उन्होंने बड़ा भारी व्याख्यान भी दिया। अब हिंदू महासभा और उस समय की प्रतिष्ठित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, दोनों में बड़ा सोच में समझ में सारा बहुत अंतर था। तो बनारसी दास जी ने उनके उस जो भाषण था सभापति का, उसके खिलाफ एक टिप्पणी विशाल भारत में लिखी। रामानंद जी जब वहाँ से लौट के आए सूरत से तो उन्होंने ये जानना चाहा कि भाई यहाँ के अखबारों में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब बनारसी दास जी और वो बैठे तो उन्होंने पूछा, चतुर्वेदी जी बताइए मेरे भाषण पे यहाँ क्या प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने कहा बाकी तो आप देख लेना, समाचार पत्र आपकी टेबल पर रखे हैं, खुद मैंने ही आपकी जो भाषण था उसके खिलाफ एक टिप्पणी लिखी है। और उन्होंने वो अंक रख दिया। तो रामानंद जी ने वो अंक एक तरफ सरका दिया बिना देखे
और कहा कि आपने मेरे खिलाफ टिप्पणी लिखी है, ये तो आपका संपादक का अधिकार होता है, आपने अच्छा किया, आपने जैसा सोचा वैसा लिखा। तो आप उदाहरण है, आज हो सकता है किसी अखबार में, अरे अखबार चैनल किसी में भी, अब तो जो प्रकट में आपके मालिक होते हैं इन चैनलों के, उनसे छोड़िए, जो परोक्ष में हैं उनके बारे में लिख के बता दीजिए। किसको पता है कि अडानी के कितने चैनल और अखबार हैं और अंबानी के कितने चैनल अखबार हैं? कोई नहीं जानता। वो सामने वालों को देखते, उनका कोई है नहीं वहाँ कुछ। आज होते निकाल दिए जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका अधिकार है। तो संपादक के पद और उसकी गरिमा का यह सम्मान का असाधारण उदाहरण है हिंदुस्तान के इतिहास में। और उन्होंने कहा कि अब आप ये बताइए पंडित जी कि मैं जो कहना चाहता हूँ आपके इसके जो लिखा है इसके पक्ष में, ये कैसे छपेगा? तो आप लिख के दे दीजिए, वो भी छप जाएगा। और वो संपादक के नाम पत्र में मालिक का पक्ष संपादक के नाम पत्र में विशाल भारत में छपा। ये दुनिया की पत्रकारिता का एक अजूबा उदाहरण है। कल यहाँ एक बहुत ही लोकप्रिय वक्ता, मतलब लोग उन्हें सुन के पागल हो जाते, सुनने के लिए भीड़ होती इकट्ठी, कुमार विश्वास आए थे। एक उद्धरण वो गलत दे गए, वो चांद के संदर्भ में। वो चांद तो 1922 में शुरू हुआ था, 1921 का उदाहरण दिया था। वो चांद का नहीं है। स्वराज नाम का एक उर्दू का अखबार, साप्ताहिक अखबार था, शांति नारायण भटनागर ने ये 1907 की दिवाली को इलाहाबाद से शुरू किया था। वो लाहौर से भाग के आए थे गिरफ्तारी बचने के लिए, लेकिन खुरापाती थे तो यहाँ ही वो ही किया उनने, जंगे आज़ादी। उस अखबार में वो केवल 2.5 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। कुल 75 अंक उसमें से उसके निकले। 8 संपादक हुए, जिनमें से 6 को 94 वर्ष 120 दिन की सज़ा हुई। इनमें से 2 काला पानी वाले थे। 8 संपादकों में से 6 संपादकों को। और उसके बारे में विज्ञापन निकला करता था, उर्दू स्वराज के वास्ते एक एडिटर मतलूब है जो जौ की 2 रोटी और 1 प्याला पानी में गुजर कर सके, आगे उसका भाग्य, और जो हमेशा जेल जाने के लिए तैयार रहे। और दुनिया के पत्रकारिता के इतिहास में इस तरह का संघर्षशील दूसरा कोई अखबार मिलता नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य कि उस अखबार की एक भी प्रति हमें देखने को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश कर चुके, कोई कोशिश भी नहीं होती है। यही दुर्भाग्य हमारा युगल किशोर शुक्ल के साथ है। युगल किशोर शुक्ल हिंदी के आद्य संपादक, उनकी कोई तस्वीर नहीं मिलती है। ये जो पीढ़ी है दीवानी है, ये अब तो एआई के पीछे पागल है। एआई ने एक फ़ोटो जारी कर दिया, अखबारों ने चैनलों ने उसका भी उपयोग कर लिया। वो आचार्य शिवपूजन सहाय का फ़ोटो है, वो युगल किशोर शुक्ल नहीं है। हम लोगों ने ये संजय द्विवेदी बैठे हैं, एक जब ये IIMC में थे तो इन्होंने एक प्रयोग किया था। वहाँ के लाइब्रेरी का नाम इन्होंने उनके नाम पर रखा, युगल किशोर जी के। तो उस समय जुड़े थे अपने विष्णुशांत त्रिपाठी जी। उनको ये दायित्व सौंपा गया कि भाई आप तो कानपुर ही आपका हेडक्वार्टर है, कानपुर के आसपास ही कहीं हैं पंडित जी, एक फ़ोटो ढूंढ दो कहीं से उनका। कोशिश की, उन्हें जागरण के कई लोगों को लगा दिया इस काम में, अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य। उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम एआई जैसे उसके सहारे हम कुछ भी जारी कर देंगे। एक सरकारी पत्रकार ने भी जारी किया, हमने चिट्ठी लिखी कि महाराज आप खंडन मत छापो, आपकी नाक कट जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा स्पष्टीकरण छाप दो कि ये फ़ोटो आचार्य शिवपूजन सहाय का है, उनका फ़ोटो नहीं है। उन्हें कृपा करके वो छाप भी दिया। अब बात आती है कि ये भाषा शैली इसके समझ में आता है जो पत्रकारिता और साहित्य का। मुख्य धारा की पत्रकारिता के विषय अलग हैं, उसकी प्रस्तुतियाँ अलग हैं, उसके कक्ष अलग है, तो उसकी कहन भी अलग होगी। और कहन भी अलग होगी तो इसमें देखना पड़ेगा कि साहित्यिक पत्रकारिता में जो चीज़ ग्राह्य हैं वो चीज़ें हमारी मुख्य धारा की पत्रकारिता में ग्राह्य नहीं हैं। यह ठीक है कि हम मुहावरे, लोकोक्तियों और कहावतों का यथासंभव प्रयोग करके अपने कथन को रोचक बना लेते हैं, लेकिन इस संबंध में भी यह बात समझने की है कि जो हम रोचक बनाने के लिए चीज़ें डालते हैं, इनका उतना ही महत्व है या उतनी ही स्वीकार्यता है जितनी भोजन के साथ चटनी की होती है।
मुख्य जो बात है, मुख्य भोजन है, वो तो कच्च है। रोचक बनाने के लिए चटनी का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन चटनी और भोजन का अनुपात नहीं बदलना चाहिए, उससे विकृतियाँ पैदा होती हैं। इस संबंध में हमारे यहाँ कविवर भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने लिखा है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये भाषा की कसौटी है। फिर बाद में फिर उन्होंने लिखा, जो विद्यार्थियों काम की चीज़ है वो है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। अब ये काम तो लाइब्रेरी में हो सकता है। दुर्भाग्य से हमारे प्राध्यापकों में भी लाइब्रेरी में बैठने की प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। लोग बचते नहीं करना चाहते, वो मोबाइल में लगे रहेंगे। यदि प्राध्यापकों को विद्यार्थी देख लेंगे लाइब्रेरी में बैठा हुआ, पढ़ते हुए, किताबों में डूबा हुआ, तो बच्चों में भी प्रेरणा जागेगी। यदि हो सके तो करके देखिए, एक अलग तरह का सकारात्मक परिवर्तन आप उन विद्यार्थियों में महसूस करेंगे। एक भारत मित्र हमारे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ हिंदी के अखबारों में से एक हुआ है, और उस अखबार की जो भाषा नीति थी भारत मित्र की, आप जिस तरह लिखते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होना चाहिए। यही अच्छी भाषा की कसौटी है। जहाँ तक हो सके वाक्य छोटे हों, क्लिष्ट शब्द ना आने पाएँ, और मुहावरे का ख्याल रखें। इसी बात को हिंदी बंगवासी सदानंद मिश्र, उन्होंने और ज़्यादा इसको विस्तार दिया, गुण जोड़े हैं। और उनका ये कहना था, एक शब्द जिस रूप में एक जगह लिखा गया है उसी रूप में सर्वत्र लिखा जाना चाहिए। ये वर्तनी की शुद्धता के बारे में बात थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी पत्रकारिता का पहला आचार्य संपादक माना गया है। उन्होंने काम भी इतना बड़ा किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने उनके बारे में कहा था, ऐसा लगता है जैसे आदि से अंत तक उसे एक ही व्यक्ति लिखता हो। ये कसौटी, और इसीलिए देखें आप कि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ये असाधारण है। समाज से अधिक कुछ नहीं दे सकता आपको। हम नए शब्द समाज हुए, नए शब्द गढ़ने में आज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये राष्ट्रपति, श्री, श्रीमती, ये सारे शब्द इसी की देन है। मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सारी जो शब्दावली दी है उन्होंने ही दी है। और इसकी भी एक फिर कसौटी बनाई गई। हमारे यहाँ एक मनीषी संपादक अभी हमारे बीच में थे 10 साल पहले तक, और वो थे नारायण दत्त जी। हिंदी में वैसा भाषा के प्रति जागरूक संपादक आज़ादी के बाद के दौर में नहीं मिलता है। और वो ये कहते थे, श्रेष्ठ पत्र या पत्रिका ये संपादक और पाठक का साझा बौद्धिक और रसात्मक पराक्रम होता है। दूसरी बात वो कहते थे कि भाषा पत्रकार का औजार है, और वह कारीगर ही क्या जिसे अपने औजार का ठीक से उपयोग करना ना आता हो। एक उर्दू में भी एक बहुत अच्छा शेर इस संबंध में मिलता है, और वो है, अपना कहा जो आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। मित्रों, ऐसे ढेरों उदाहरण आपको साहित्य में भी मिलेंगे, पत्रकारिता में मिलेंगे, लेकिन ये क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता। आप अपने भीतर की भूख जगाइए, आपको पुस्तकालयों में, ग्रंथालयों में, ग्रंथों में ये सब ढेर सारा सीखने को मिलेगा। आखिरी बात, चलते चलते हम लोग बहुत सारी चीज़, नई टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अनुवाद पर भी बहुत भरोसा करते हैं सब हो जाएगा। जोशी जी बैठे हैं, एक बार ये बिटारा के विमान में चेन्नई से आ रहे थे दिल्ली, तो इन्होंने वो उसमें स्नैक्स ही मिलते हैं, लंबी यात्रा हो तो भोजन ही मिल जाता है, तो उन्होंने भोजन करना पसंद किया। अब क्या हुआ कि वो जो बॉन चाइना की प्लेट होती हैं उसमें सर्व किया गया, तो उसका एक कोना थोड़ा सा टूट गया। इन्हें लगा कि वो खा गए ये। अब इनके मन में आया कि इसका क्या असर होता है। ने उसमें पत्र में वो किया, संवाद किया, क्या हो सकता है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ। बॉन चाइना के प्लेट तो सभी घरों में होते होंगे, लेकिन गूगल से इसका अनुवाद हुआ। बॉन चाइना को लिखा गया हड्डी चीन, और मेन कोर्स को लिखा गया मुख्य पाठ्यक्रम। अब ये भी नहीं समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं और कार्रवाई करने वाले भी नहीं समझ पाए।
हमारे यहाँ NK सिंह सब लोग जानते हो, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका पहला एक जो रिपोर्ट थी वो छपी थी इंडियन ऑब्जर्वर में, और उसका फिर अनुवाद हुआ। इंडियन ऑब्जर्वर का अनुवाद कर दिया गया भारतीय पर्यवेक्षक। तो जो उपकरण और मशीन है, टेक्नोलॉजी है, ये आपकी सेवक है। इसको स्वामी मत बनाइए, सर पर मत बैठा लिए, इसका सही उपयोग करने का आप शैली और सलीका सीखिए तो काम बनेगा। एक और ख़तरनाक बात, और वो ख़तरनाक बात ये है कि हम लोग बड़े दीवाने हैं GPS के। GPS देखा पहुंच गया कहीं पहुंचने। इस GPS ने बिहार में एक अधूरे पुल पर गाड़ी दौड़वा दी। 3 नौजवान बच्चे, उनकी कार आगे जाके गिर गई, आधा पुल था और वो चल बसे। GPS से काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है महाजनो यैन गतः स पंथा। आप लोग इसी पंथ का अनुकरण करें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।